हाय छात्रों, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान 2022 ईस्वी के प्रथम पाली के जितने भी प्रश्न थे उसे देखने वाले हैं। इस वीडियो से आपको फायदा यही होगा कि ताकि जो 2023 ईस्वी के जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जब आप देखिएगा कि पिछले साल के प्रश्न, उसी हिसाब से आप तय कर पाइएगा कि अगले साल का क्या क्या प्रश्न आने की संभावना बनता है। जो कि देखिए उस समय हमारे पास टोटल 1 से 80 तक प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सही 40 प्रश्नों का उत्तर देना था और 40 को छोड़ना था, और वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के थे। तो आइए देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि पूछा गया है कि इसमें बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका था। मतलब एक व्यक्ति ने ऐसा बोला था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन एपीजे अब्दुल कलाम के कथन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आइए दूसरे नंबर प्रश्न में क्या प्रश्न दिया गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुए भारत में योजना आयोग का गठन। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। मतलब किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा यह तय की गई थी कि कृषि का पहले विकास कीजिए, तभी देश का विकास हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ऐसा किया गया था। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न आइए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। अर्थात मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके फुल फॉर्म होते हैं, जिसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। 5वां नंबर इसका प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। अर्थात यूएनडीपी जो जारी किसके द्वारा किया गया था, किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सबसे पहली बार जारी किया गया था। तो उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि गरीबी के क्रूचक की धारणा किसने दी। मतलब अर्थात गरीबी के क्रूचक की धारणा किसने दी। तो रैगनर नर्क्स के द्वारा यह धारणा दी गई थी। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। मतलब भारत के कौन से राज्य हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो वह राज्य गोवा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। मतलब एक वर्ष में किसी देश में जितना पैसा अर्जित होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है कि उस देश में कितना पैसा एक वर्ष में जमा किया गया, तो वो उसकी राष्ट्रीय आय ज्ञात होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या था, टका किस देश का मुद्रा था। तो टका देखिए बांग्लादेश की मुद्रा है। जैसे भारत का मुद्रा रुपया है और नेपाल का रुपया भी नेपाली रुपया ही है, उसी प्रकार बांग्लादेश का जो रुपया है वो उसे टका के नाम से हम सब जानते हैं। उसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय बैंक कब स्थापित की गई थी। तो 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न देखिए क्या दिया है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। तो यह जिला स्तर पर बैंक काम करने वाले हैं, जिसका नाम होता है क्या, केंद्रीय सहकारी बैंक। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। अर्थात ये जो प्राथमिक कृषि शाखा है वह किसान को किस प्रकार का कर्ज देता है। तो अल्पकालीन मतलब बहुत कम समयों के लिए किसानों को एक ऋण दी जाती है, अल्पकालीन ऋण के नाम से जानते हैं। तो उसका ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो सेवा क्षेत्र है जो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है। तो वह उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाती है कि उदारीकरण के द्वारा सरकार द्वारा जो अनावश्यक नियंत्रण या किसी भी व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाई जाती है उसको हटा दिया जाता है, उसी को हम सब उदारीकरण के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है।
जिसको हम सब कह सकते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा, और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। आगे देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो 35 राज्य को मिला करके एक आयोग काम कर रहा है, मतलब कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो इसमें 35 आंसर होगा। देखिए प्रश्न फिर से गौर कीजिए, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो वो 35 गो जो आयोग है वह काम कर रही है। कितने राज्य आयोग, तो 35। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो यह 1919 ईस्वी में एक योग्य विषय बन गई थी कि सहकारिता प्रांतीय है जो सरकारों का हस्तांतरण योग्य का एक विषय बना 1919 ईस्वी में। आगे देखिए एक प्रश्न क्या दिया गया है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। शायद आपको लौह अयस्क का सभी प्रकार आपको याद होंगे, तो आप हमें वो मैसेज कीजिएगा कि लौह अयस्क का कौन कौन प्रकार, कौन कौन अयस्क होते हैं लौह अयस्क के, वो सभी मैसेज कीजिएगा। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या दिया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनी हुई है। आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो वह तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो महाराष्ट्र में है, वह भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना हुआ परमाणु विद्युत केंद्र है। अगले प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आगे आते हैं, प्रश्न क्या दिया गया है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो वह पेट्रोलियम के साथ में प्राकृतिक गैस खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, ब्रिटेन के सहयोग से कौन लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो वो दुर्गापुर लौह इस्पात जो कारखाना है वह ब्रिटेन के सहयोग से बनाई गई थी। उसके बाद अगले देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, मतलब ये जो हुगली है वो कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता के हावड़ा में स्थित है हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र। उसके बाद आइए अगले प्रश्न क्या दिया गया है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी सीमांत जो मालीगांव उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन है वह भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। अगला देखिए क्या दिया गया, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? वो चेन्नई शहरों में भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न देखिए, भारत में बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर जो झारखंड के जमशेदपुर टाटा आयरन के लिए फेमस है, उसको भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। उसके बाद आइए अगले प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? मतलब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी, इनमें बताना है कि कौन है जो जीवाश्म ईंधन है। ये तीनों के तीनों है जो जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, बाघ परियोजना जो बाघ परियोजना है वो शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह असम में वन्य जीव अभयारण्य है, काजीरंगा वन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ। देखिए इसमें अगले प्रश्न क्या दिया गया है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। 35
36 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, टेक्सोल का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो कैंसर की जो बीमारी होता है ना उसमें टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय उसको कहेंगे जिसमें हमें ऊर्जा बार बार प्राप्ति होती रही, कभी समाप्त ना हो, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। और अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहेंगे? जिसे एक बार यूज कर लेने के बाद दोबारा उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला को एक बार अगर जला दिया जाए तो फिर दोबारा इससे ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पेट्रोलियम का भी यही गुण होता है और प्राकृतिक गैस का भी यही गुण होता है। इसमें सिर्फ नवीकरणीय के लिए आएंगे तो सौर ऊर्जा आएगा। उसके बाद आगे आते हैं, प्रश्न क्या दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहलगांव भागलपुर में है जो तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। उसके बाद प्रश्न देखिए क्या दिया गया, भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो देखिए आप सब पढ़े होंगे कि भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है, एसपीएल तरंग, एसपीएल तरंग। तो इसमें देखिए सबसे खतरनाक तरंग जो एल तरंग होती है। कौन तरंग होते हैं? एल तरंग जो सबसे अधिक खतरनाक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता? बहुत आसान प्रश्न, आप सब लोगों को कंठस्थ होगी ये प्रश्न। तो कोसी नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो प्रकृति के कारण उत्पन्न नहीं होती है, ये मानवीय जनित आपदा है। क्योंकि अगर हम आपदा को दो भागों में बांट सकते हैं कि आपदा दो प्रकार के होंगे, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरी मानवीय आपदा। और मानवीय आपदा उसे कहेंगे जो मानव के कारण उत्पन्न होता है, उसे मानवीय आपदा कहा जाएगा। और प्राकृतिक आपदा उसे कहेंगे जो प्रकृति का देन है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा उसी को कहेंगे जो प्रकृति का देन है। तो देखिए सुनामी क्या मानव ला सकती है या प्रकृति से आता है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या मानव के हाथों में है कि बाढ़ ला दिया जाए? मतलब जब मन होगा जब गंगा नदी में पानी को बहा दे और बाढ़ आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये प्राकृतिक आपदा। भूकंप क्या पृथ्वी को हिला देंगे हम सब, जो हिला करके भूकंप ला देंगे? नहीं। तो ये भी प्राकृतिक आपदा होगी। लेकिन महामारी, महामारी जैसी घटनाएं जो प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि ये मानवीय आपदा है। क्योंकि किसी कारणवश से, जैसे कोरोना का महामारी आया तो इसमें मानव का किया हुआ क्रतुष का प्रमाण उसको मिला, जैसे टाइफाइड, हैजा, दंगे हो जाते हैं बहुत सारे, तो ये मानवीय आपदा होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, महामारी। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, किस मतलब वर्ष 1934 ईस्वी में बिहार के में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था? काफी खतरनाक प्रश्न है कि 1934 ईस्वी में बिहार तबाह हो गई थी इस प्राकृतिक आपदा से। और इसका सही आंसर भूकंप, क्योंकि बहुत खतरनाक वाला भूकंप आया था। पृथ्वी दो भागों में बोला जाता फट गया था 1934 ईस्वी में जब बिहार में भूकंप आई थी। इसीलिए यह भूकंप काफी खतरनाक थे। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए, कच्छ प्रदेश अर्थात गुजरात के जो कच्छ प्रदेश है किस भूकंपीय पेटी क्षेत्र में आते हैं? अर्थात भूकंप क्षेत्रों को 5 जोन में बांटा जाता है, तो उसी जोन में बताना है कि किसके अंतर्गत आता है। तो यह जोन 5 के अंतर्गत जो गुजरात के कच्छ प्रदेश हैं वो आते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं। देखिए जब महासागर में कंपन उत्पन्न होती है ना तो उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगर वही कंपन पृथ्वी पर हो तो उसको भूकंप कहेंगे। क्योंकि भूकंप आता कैसे? पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल के कारण पृथ्वी की अगर ऊपरी सतह में कंपन उत्पन्न हो उसको भूकंप कहते हैं। वही भूकंप अगर महासागर में हो, जैसे पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल के कारण जो महासागरों के ऊपरी तल में अगर कंपन उत्पन्न हो जाए तो उसको हम सब सुनामी कहेंगे। तो इसीलिए यहां अगर महासागर के तल में कंपन उत्पन्न दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सुनामी उसको कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? अर्थात ये प्रश्न आपदा से संबंधित है कि जब भूकंप वगैरह आता है और भूकंप आने के बाद जो घर वगैरह है वो किसी मनुष्य पर गिर गया, मनुष्य जानवर वगैरह एकदम पूरा तबाही मच गया, तो उसके नीचे जो लोग दब जाते हैं उस लोग को पता लगाने के लिए हमसे किसी यंत्र का मदद लिया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग से। अर्थात इंफ्रारेड कैमरा, जैसे ड्रोन कैमरा एक प्रकार की होती है ना, तो ड्रोन कैमरा ऊपर होता है, बट इंफ्रारेड कैमरे के द्वारा हमें मलबे के नीचे जो दबे लोग होते हैं ना इसके पता लगाया जा सकता है इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा।
आप देख लीजिए अगले प्रश्न क्या दिया गया, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की गठन हुई थी, इसलिए कि ताकि भारत का एक बहुत अच्छा सा संविधान बनाया जाए और वह संविधान से ही हमारा देश जो इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र से बिलोंग करता है वो आराम से चल सके, इसीलिए संविधान सभा की गठन हुई थी दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला देखिए क्या दिया गया है, एन कुरमा कहां की राष्ट्रपति चुने गए थे? तो यह जो घाना की राष्ट्रपति एन कुरमा चुने गए थे। अगला प्रश्न क्या दिया गया, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी राजनीतिक दल है उसको मान्यता दी जाती है और उसको एक चिन्ह दिया जाता है, जैसे आरजेडी। अगर आरजेडी की बात करें तो राजनीतिक दल की मान्यता अगर देगी तो कौन देगा? तो निर्वाचन आयोग दिया था, और उसका चिन्ह जैसे लालटेन या वगैरह जैसे जदयू तीर छाप हो गए, तो ये दोनों चीजों की मान्यता इसमें कौन देती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा उसको मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? अर्थात ये जो चार ऑप्शन दिया गया, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, इसमें कौन सा क्षेत्र है जो मतलब निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी एक छोटे से क्षेत्र से बिलोंग करता? तो आप लोक जनशक्ति पार्टी तो बड़ा ही है, तो बस झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो छोटा, क्योंकि ये झारखंड में ही सिर्फ चलती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? अर्थात बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का यह राजनीतिक चुनाव चिन्ह है। बंगला, बंगला जैसे वो घर घर वाला बंगला है वो पूछा जा रहा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अर्थात नर्मदा घाटी परियोजना जो है उसमें किस किस राज्यों का फायदा होता है? तो वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न आइए क्या दिया गया, निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसमें महेंद्र सिंह टिकैत है जो किसान की यूनियन के प्रमुख नेता है। वीवीआई प्रश्न ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या दिया गया, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, किस राज्य में? तो राजस्थान के नागौर जिले में, जो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया है जो ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रधान होता है। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए क्या दिया, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए, आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो यह म्यांमार से संबंधित है, आंग सान सू का संबंध म्यांमार से है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 अर्थात 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? अर्थात बोलीविया एक जगह है, देश है, वहां पे जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या हुआ था? तो पानी की कीमती में वृद्धि के कारण वहां पे जन संघर्ष अर्थात लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वार्न कूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है वो रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था, वार्न कूलर जब प्रेस एक्ट आई थी तो उससे बचने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई? तो चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दी गई थी? तो वह वेना सम्मेलन के द्वारा जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया था। यहाँ देखिए एक शब्द आती है अमेरिका में, न्यू डील। न्यू डील एक शब्द है, वो किसने लागू किया? न्यू डील लागू किया था तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा न्यू डील लागू की गई थी अमेरिका में। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो वह फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोलिक की महिलाओं के द्वारा। बारदोलिक की महिला अर्थात गुजरात में बारदोलिक एक जगह पड़ती है, वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो बारदोलिक की महिला के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या, निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ मतलब किस अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किया गया। यही सब प्रश्न पूछे गए थे 2022 ईस्वी में। देखिए, बोल्शेविक दल के कार्यक्रम अप्रिल थीसिस किसने लिखा? एक था तो अप्रिल थीसिस एक सिंथेसिस अर्थात कथन है, अर्थात एक पत्रिका है अप्रिल थीसिस, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वह लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति अर्थात 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसी दौरान लिखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कही जाती है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, रक्त और लौह की नीति की अवलंबन किसके द्वारा की गई? तो बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति की अवलंबन की गई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, वार्न प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? मतलब समाप्त किसके द्वारा किया गया वार्न प्रेस एक्ट? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वार्न प्रेस एक्ट समाप्त की गई। अगला प्रश्न देखिए, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो बोल्शेविक है जो रूस में अल्पमत वाला दल कहलाया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब कर दिया गया? 1976 ईस्वी में उन दोनों को एक कर दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या देखिए क्या दिया गया है, निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो मेजिनी काबूरी और विक्टर इमैनुअल, ये सभी के द्वारा मतलब इटली के एकीकरण का योगदान पूरा किया गया था। अगला प्रश्न क्या दिया गया, हिंगेल किस देश के दार्शनिक थे? तो वह जर्मनी के दार्शनिक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा की गई? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया गया। 80 नंबर प्रश्न लास्ट क्या पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। तो यही जो 80 प्रश्न थे वो पूछे गए थे 2022 ईस्वी में। तो इससे हमें अब देखना है कि अगले जो वीडियो के माध्यम से हमें प्रत्येक बुक के मतलब अर्थात जैसे इतिहास के सभी चैप्टर के कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, ये सभी प्रश्नों का हम सब क्लियर करेंगे प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर। तो अगर आप सब लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जुड़ जाइए हमारे साथ, आपके साथ बहुत बहुत अच्छा होने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से।